सर एवी प्राइम, ये जो आपकी कंपनी है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे? एवी प्राइम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लाइंसेस कंप्लीट अभी हम लोग कैटेगरी में काम कर रहे हैं। समहाउ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, लोग बागों का ट्रस्ट मिला, डिस्ट्रीब्यूटर्स का ट्रस्ट मिला, तो हम लोगों ने ये जर्नी को आगे बढ़ाई। सर एक क्वेश्चन आ रहा था माइंड में, अगर किसी के पास 50 करोड़ हो इन्वेस्ट करने के लिए और उसे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना हो, तो आप कौन से प्रोडक्ट में उसे इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा अभी आज की टेक्नोलॉजी को लेके एक ही मैं सभी यूथ को भी, सभी को एक सजेशन देता हूँ कि नमस्ते, मैं हूं सोनिया कालरा, चलो ऑनलाइन से। आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जो एक आम इंसान को सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाता है। इसी जर्नी को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एवी प्राइम के फाउंडर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मिस्टर आशीष जैन। सर कहते हैं एक बिजनेसमैन के लिए उसका वक्त ही सबसे बड़ी दौलत होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। सर एवी प्राइम, ये जो आपकी कंपनी है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। एवी प्राइम एक इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लाइंसेस का ब्रांड है। जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं 100% प्रीमियम क्वालिटी। व्हेन वी थिंक अबाउट कि हमें ये कंपनी लॉन्च करनी है, तो हमने उस समय स्पीकर और कुछ एलईडी टीवी के बारे में सोचा था। तो दैट्स व्हाई वी थॉट कि ऑडियो विजुअल इज़ परफेक्ट इनफ एंड हम लोग को लॉन्च ही करना है। तो एवी प्राइम वाज माय ब्रांड नेम एंड वो जर्नी आज काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अब हम लोगों का जो फोकस है, अब कुछ जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट होना चाहिए। जो आज मैंने इंडिया मेंटेलिटी की या ज़रूरतों की, मैंने जहाँ तक रिसर्च हम लोगों ने की, उसमें देखा कि क्वालिटी तो चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, बट प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए। तो जो आज हमारा एवी का फुल फॉर्म है वो हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू प्राइम। जो आज हमारा प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है और 100% मेक इन इंडिया के तहत हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसकी बहुत ज़रूरत भी है इंडिया में एक्चुअली। राइट। सर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आशीष जैन एज अ पर्सन कैसे हैं? मैं काफ़ी फ्रेंडली नेचर है, सीखने पे बिलीव करता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख के इम्प्लीमेंट करने पे फॉलो करता हूँ। मैं अभी तो आप लोगों के सामने हूँ ही, इसके पहले एजुकेशन लाइन में मैंने इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया। उसके बाद नाउ मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ, कह सकता हूँ कि एक जिस नेचर को लेके मैं हुआ, जिस नेचर के साथ मैं बड़ा हुआ और आज जिस नेचर के साथ हूँ नाउ, यस, तो अब मैं कर रहा हूँ। राइट, वही अभी जैसे आपने बताया कि आप आईटी में थे, इंजीनियरिंग में, एंड सडनली यू आर नाउ अ बिजनेसमैन। राइट। तो सर इसका ट्रांजिशन कैसे आया ऐसा? देखो, इंजीनियरिंग तो मैंने की थी, मतलब कह सकते हो कि मेरे कुछ भाई हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं। तो व्हेन आई कंप्लीटेड 10th कि भाई क्या करना है, तो भाई को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। भाई को फॉलो करना है, दैट मीन्स इंजीनियरिंग करना है। मेरा एक ब्रदर आईएएस है। तो उस समय कुछ सेकंड थॉट भी आया गर्मियों की छुट्टी में, जब मैं सोच रहा था कि क्या करना है, तो सेकंड थॉट आया कि आईएएस या आईपीएस की तैयारी करना है। तो ऐसे कई सारे थॉट बीच बीच में आते रहे, बट अल्टीमेटली जब रात को अपन घर में होते थे, तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है पूरा 100% बिजनेसमैन का है। तो फिर वापस रियलाइज़ होता था कि नहीं, बिज़नेस ही करना है। और ये धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई और नाउ एज ए बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं। सर एज अ चाइल्ड अगर बात करें तो हर चाइल्ड बचपन में बोलता है लाइक मेरे को पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है। तो आपका एज अ चाइल्ड क्या ड्रीम था? एज अ चाइल्ड सच पूछो तो बिजनेसमैन का ही था। चेस मैं आज भी अच्छा खेलता हूँ। तो चेस को मेरी हॉबी है, मतलब कि चेस अगर कहीं पर हो रहा है, चेस अगर कहीं पर खेल रहा है या चल रहा है, तो मैं वहाँ पर टाइम स्पेंड करता हूँ। तो मुझे आनंद या कई सारे ऐसे प्लेयर थे जिनको मैं फॉलो करता था, नहीं अब मुझे चेस भी खेलना। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने फादर को ही फॉलो किया और बिज़नेस को मैंने प्रायोरिटी दी।
सर, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर होता है। आपके केस में वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो आपको इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने पे आपको प्रेरणा मिली? सीख कह सकते हो जो मेरे जीवन में हुई। जब मैं जॉब करता था, काफ़ी हायर पोजीशन पे था और मैनेजमेंट से मैक्सिमम डिसीजंस में मेरा पार्टिसिपेशन होता था। तो जब हम कभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, नया प्रोडक्ट सर्च करते थे कि ये प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, तो उस समय मैं हमेशा मैनेजमेंट को एक बार बोलता था कि हमें जब भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो मार्केट नीड को हमें समझना होगा कि एक्चुअली डिमांड किस चीज़ की है, और दूसरा, अगर वो प्रोडक्ट हम उस डिमांड के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो किस प्राइस में वो प्रोडक्ट जाना चाहिए। और इसमें कई बार मैंने देखा कि मैं अपोज करता था मैनेजमेंट का। एन एम्प्लॉई हमारी इतनी सुनी नहीं जाती है, इतनी हमारी नहीं कह सकते हो सुनी नहीं जाती, बट सुनी भी जाती है, डिपेंड करता है अगर आपकी पोजीशन है। हाँ। और बट हम आप एकदम में रेवोल्यूशन नहीं ला सकते ना उसमें। राइट। Because- तो ये चैलेंजेस काफ़ी आते थे, मैं फेस करता था। एक्चुअली मेरे सोचने का नज़रिया में भी थोड़ा सा डिफरेंट था, मैनेजमेंट का डिफरेंट था। मेरा सोचने का नज़रिया उस समय भी यही था, आज भी यही है कि हम जिस प्लेस पर हैं वहाँ के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, और प्राइसिंग भी उस प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए कि वो मार्केट में एक्सेप्टेड हो। कई बार हमने ये देखा कि कई कंपनियों के साथ आज भी होता है, कई बार मैंने भी ऑब्जर्व किया, हमारे जॉब के ड्यूरेशन में भी मैंने ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्ट लॉन्च किया बट उसका प्राइस हाई है, या प्राइस लो रखा बट वो हम क्वालिटी नहीं दे पाए। प्रोडक्ट जो हमें एमपी में लॉन्च करना चाहिए था वो हम साउथ में लॉन्च कर रहे हैं, साउथ में लॉन्च करना चाहिए था वो हम राजस्थान में लॉन्च कर रहे हैं। इस टाइप से कई मैंने मिस मैनेज हुए, या तो मैं गलत जगह हूँ या मैं गलत काम कर रहा हूँ। पूरे 1-2 दिन कंटिन्यूस अपनी सोच में लगाए कि अब क्या करना है। मुझे 2 दिन के बाद एक ही चीज़ निकल के आई कि नहीं आशीष, हमारी सोच सही है, हमारा विज़न सही है, हम जो सोच रहे हैं प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस को लेके वो सही है, और इस स्ट्रेटजी को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और उस समय ये एकदम क्लिक हुआ कि अब मुझे खुद का एक प्रोडक्ट लेके आना है, खुद का ब्रांड बनाना है। और फिर बट ओबियस फैमिली सभी से डिस्कस हुआ और हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। हाँ सर, प्राइस सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उनको कुछ अफोर्डेबल मिल जाए तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। प्राइस 100% होता ही है, लेकिन मैं साथ में ये भी मैं डिफ़र करूँगा इस बात से, जब भी मैं प्राइस की बात करूँगा इकोनॉमिक, दैट डजंट मीन कि हम कहीं पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सर वेरी इंटरेस्टिंग, Right. सीरियसली। जी। सर, आपकी जो टैगलाइन है स्मार्ट, रिलायबल, इनोवेटिव, ये आपके प्रोडक्ट्स को कैसे जस्टिफाई करती है? हमारी कंपनी का नाम है एवी प्राइम, और मैं हमेशा इसको कंप्लीट ही बोलता हूँ, स्मार्ट, रिलायबल, इनोवेटिव। मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ उसकी डिज़ाइन पर काम करने के लिए एक अलग से टीम होती है। डिज़ाइन पर काम करने के पीछे लॉजिक ये है कि हम प्रोडक्ट को कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देखो, आज हम लोग सभी लोग अपना अपना घर बनाते हैं, इंटीरियर करते हैं, करोड़ों रुपए इंटीरियर में लगाते हैं, और ये वही प्रोडक्ट है जो उसी घर में, उसी हाउस में, उसी इंटीरियर के साथ हमको लगाना होता है। आप चाहे एलईडी पैनल की बात कर लें या वॉशिंग मशीन, हर चीज़ घर के अंदर यूज होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि एलईडी 32 इंच बेचना है तो जो सभी लोग 32 इंच बेच रहे हैं वो हमारा भी प्रोडक्ट होगा। हम वेजल लेस के साथ आते हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें यूनिक लाइटिंग के साथ आते हैं। अभी हमने एक नया पैनल लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हमारा आगे ही फ्रेम में स्पीकर बार है। स्पीकर बार क्या होता है कि आपकी स्पीकर की क्वालिटी को इन्हांस कर देता है। तो मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग डे बाई डे, आज मैं अगर कूलर की बात करूँ तो कूलर में इतनी सारी रेंज है जो मैंने खुद कई प्रोडक्ट पे हम लोगों ने R&D टीम के साथ, जो हमारे डिज़ाइन टीम है उनके साथ हम लोग बैठते हैं और सोचते हैं कि हमारे घर के अंदर, मेरे घर का इंटीरियर मुझे लगता है बहुत अच्छा है, तो मेरे घर के अंदर उस इंटीरियर के साथ मैं किस कूलर को फिट कर सकता हूँ। इस टाइप से सोच के हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं। रिलायबल की मैं बात करूँ तो रिलायबिलिटी तो मुझे मतलब बचपन से ही है कि कभी भी
सर्विस में कोई इशू नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि सर्विस के केसेस ही ना हो। हाँ, सर्विस सर एक्चुअली होती ही बैकबोन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। कह सकते हैं बैकबोन 100% बैकबोन ही होती है, बट पहले नंबर हमारी ये कोशिश होती है कि सर्विस ना आए, प्रोडक्ट इतना अच्छा हो, रिलायबल हो कि उसमें सर्विस ना आए। तीसरा आता है इनोवेटिव। तो मैंने आपको पहले भी जब मेरी एवी प्राइम प्लस की और एवी प्राइम की टैगलाइन की जब बात हुई, उसमें भी मैंने बोला इनोवेटिव। कहीं ना कहीं सोच ऐसी है, एडवांस विजन है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमें सबसे पहले अडॉप्ट करना है और मार्केट में लॉन्च करना है। तो हम अपनी टैगलाइन को 100% फॉलो कर रहे हैं, स्मार्ट, रिलायबल, इनोवेटिव। इंटरेस्टिंग। सर अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो एवी प्राइम किन किन प्रोडक्ट्स में डील करता है? मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता दूं कि इंडिया का जो टोटल मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस का, वो अप्रोक्स 6.5 लाख करोड़ का है। ये एज पर 2025 के डेटा के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 6.5 लाख करोड़ का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक एंड होम अप्लायंसेस का एज ऑफ इंडिया का होता है, और जो डे बाई डे ग्रो कर रहा है ईयरली 6 to 7% से। दैट मीन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2030 में अप्रॉक्स ये बिजनेस जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि 7% 8% से ग्रो कर रहा है। उन्हीं सब पॉइंट्स को देखते हुए आज हमारे पास कंप्लीट रेंज है। मैंने जब स्टार्ट किया था 2016, उस समय हम लोग केवल एलईडी टीवी और कुछ स्पीकर्स की रेंज के साथ में थे। एलईडी टीवी में भी वेरिएंट बहुत लिमिटेड थे, बट आज हमारे पास कंप्लीट रेंज है एलईडी टीवी में 32 इंच से लेके 98 इंचेस तक सारे कंप्लीट रेंज है। हम लोगों का जो इनोवेशन है, मतलब जो बाज़ार की जो टेक्नोलॉजी है जहाँ पर लीडर्स प्ले कर रहे हैं, उन सारी टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक प्राइस सेगमेंट में हमने यहाँ पर ला के रख दिया है। फिर आते हैं हम वॉशिंग मशीन पे। तो वॉशिंग मशीन पे हमारे पास बहुत ह्यूज रेंज है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो हम लोग 10 मॉडल के साथ आज वॉशिंग मशीन में ऑपरेट करते हैं, और 10 मॉडल में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर है। कूलर की बहुत बड़ी रेंज है, 40 मॉडल है, जिसको हम लोग इन हाउस पूरी डिजाइन और सारी टीम है जो जैसे अभी इसको आपने बताया। राइट ऐसा नहीं है कि वाइट आता है तो वाइट ले लो, ब्लैक आता है तो ब्लैक ले लो। कुछ ना कुछ नए के साथ हम एक बहुत बड़ी रेंज के साथ कूलर में हैं। सर तब तो मैं भी आपके प्रोडक्ट्स देखना चाहूँगी। बिल्कुल, बट कभी भी आप आएँ, और हमारे शोरूम मैक्सिमम स्टेट्स में हैं। 7 स्टेट्स ऑलरेडी अभी हम लोग कर रहे हैं। इंदौर में तो, या एमपी की मैं बात करूँ तो हर स्टोर पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आगे फ़ैन, जनरली क्या होता है कि फ़ैन भी एक इंटीरियर का पार्ट हो गया है, तो उसमें भी हमने कई सारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ लगभग 24 मॉडल्स हमारे फ़ैन में आते हैं। इसके बाद गीजर है, मिक्सर है, इमर्सन रॉड है, इन्फ्रा है, ऐसे कई सारे स्मॉल अप्लाइंसेस। सर ऐसा लग रहा है आपने तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को इनकलकेट कर दिया है। देखो, जब मैं बिज़नेस साइज आपको बता रहा हूँ, पैन इंडिया 6.5 लाख करोड़ का बिज़नेस साइज, ये मार्केट साइज़ है, तो आप समझिए उसमें हर एक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो मैं चाहता हूँ कि हर वो प्रोडक्ट मेरे एवी प्राइम को में हो। बहुत अच्छा विजन है ये तो तभी मैं जाके अपने एक ब्रांड को एक प्रॉपर पोजीशन पे ले जाके और एक टर्नओवर के साथ सेट कर पाऊँगा। आशीष जैन, एक कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जिसके बिना नहीं रह सकते, लाइक एक्सेप्ट योर फ़ोन? देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो मेरे 2 ही गैजेट्स हैं जिनको मैं 100% अपने से अलग नहीं, कभी भी नहीं रख सकता। पहला तो फ़ोन जो आपने हटा दिया, दूसरा है मेरा मैकबुक लैपटॉप, जिस पे ये पूरी जिसमें पूरी थ्योरी, पूरी प्रैक्टिकल हम उसमें ही करते हैं, और ये जो पूरी प्लानिंग जो आप और इसका एग्जीक्यूशन सब कुछ उसी में होता है। सर हमारे दर्शक ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, आप इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं, इसका वर्क फ्लो कैसा है? देखो, एक तो वर्क फ्लो होता है कि प्रोडक्ट को लाना, बनाना और उसको सेल करना, एक ये डिफरेंट वर्क फ्लो होता है, और एक उसका सेलिंग स्ट्रेटजी अलग होती है। हाँ, लाइक मैं यही जानना चाह रही थी कि आप मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं या सोर्सिंग पर बेस्ड है आपका मॉडल? देखो, कई सारी चीज़ों में आज भी हम लोग सोर्सिंग पर बेस्ड हैं।
ओके। बहुत सारी चीज़ें आज भी इंडिया में ईज़िली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती हैं, तो वो बट ओबियस है, वो हम इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। ओके। लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट, जहाँ पर मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, तो डिज़ाइन हमारा इन हाउस होता है। प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव अगर हम फीचर प्लान कर रहे हैं तो वो हमारा इन हाउस होता है। बाकी रेस्ट ऑफ तो इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ तक प्लान है, तो 1 जून से 2026 वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग फॉर द एलईडी टीवी। हम कूलर, फैन, मिक्सर, कुछ स्मॉल अप्लायंसेस ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहे हैं। ग्रेट सर। बट एलईडी टीवी में अभी हम लोग 1 जून से जाने वाले हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग खुद करेंगे। कोई भी कंपनी का रेवेन्यू उसके हाईली प्रोडक्ट, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं, उनसे ही बनती है। राइट। तो एसी हमारा हाई वैल्यू प्रोडक्ट Okay. सेगमेंट है, जो कि हम अभी लेके आने वाले हैं। सर ऐसा कभी हुआ है लाइक कि इतना बड़ा बिजनेस है, उसके वर्कफ्लो में एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर सकती है, ऐसा कोई पॉइंट आया है? बहुत सारे पॉइंट हैं। कई बार सिली मिस्टेक्स हमारे द्वारा, हमारे एम्प्लॉय के द्वारा हुई हैं, जिसमें हमने कई बड़े बड़े लॉसेस बियर किए। मैं ऑडियंस को, सभी को, बिजनेसमैन को एक ही बात बोलता हूँ कि कभी भी हम प्रोडक्ट को ओईएम करवाएं, आउटसोर्स करें, बट वहाँ पर हमारा सुपरवाइज़र होना ज़रूरी है। एक एक प्रोडक्ट को डे बाई डे बढ़ा के और मैन्युफैक्चरिंग में लाने का पर्पज़ ही मात्र इतना है कि जो इनोवेशन या जो डिज़ाइन हमने इमेजिन की है, उसको मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ, 100% एग्जीक्यूट कर पाऊँ और डिलीवर भी कर पाऊँ। सारे जब कंट्रोल हमारे पास होंगे तो हमारी क्वालिटी में और कभी भी कोई कमी नहीं होगी। सर हमारे व्यूअर्स को ऐसी आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं, जाने वाले हैं, जिससे उनको हेल्प मिल सके? देखो, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जो जाने वाला है, सबसे पहले तो उसको ये देखना चाहिए कि उसके पास सेल है या नहीं। कई बार मैंने कई इंडस्ट्रियों को देखा है कि उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत ही होप के साथ स्टार्ट किया, कोई एक्स प्रोडक्ट उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, बट मार्केट में एक्सेप्टेंस उस प्रोडक्ट की उतनी नहीं रही, या वो उतना इम्पैक्टफुली सेल नहीं कर पाया और वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है। मैं हमेशा से ही इस कैलकुलेशन पर चलता रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरे प्रोडक्ट में सेल वॉल्यूम आता जाएगा, वैसे वैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते जाऊँगा, और उस पैटर्न पे आने से एटलीस्ट मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेफ़ है कि आज मैं मिक्सर अगर बना रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मंथली मुझे 20,000 मिक्सर मेरे सेल होते हैं, तो मैं 20,000 का यूनिट मैंने डाल दिया, और उस हिसाब से मेरा मैन्युफैक्चरिंग हमेशा कंटिन्यूस चलता भी रहेगा और इधर मेरी सेल भी कभी हैम्पर नहीं होगी। तो मैं सभी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बोलता हूँ, इंडस्ट्री ओनर के साथ जो न्यू कमर हैं, जो लोग आने वाले हैं, उनको भी बोलता हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट का डिसीजन, उसकी सेल, फिर मैन्युफैक्चरिंग। राइट, मतलब बेसिकली सेल वॉल्यूम इम्पोर्टेंट फैक्टर है। राइट, अदरवाइज ध्यान देना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर्वाइव नहीं कर सकता। करेक्ट। सर एज अ यूज़र मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, जबकि क्लेम रहता है कि नहीं होगा, तो इसमें यूज़र की मिस्टेक होती है या कंपनी की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है? कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट को यूज करना ही प्रॉपरली यूजर को नहीं आता। ये कई केसेस में होता है, अपने यहाँ खासकर होता है, और जिस सेगमेंट को, या लोअर सेगमेंट, या मैं कहूँ बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के मार्केट को जहाँ पर हम लोग कैटर कर रहे हैं, वहाँ पर ही ज़्यादा होता है। ओके। लेकिन इस चीज़ को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका यूजर मैनुअल सीखना ज़रूरी है। भाई कुछ चीज़ें तो हैं, जैसे टीवी है, तो उसको स्विच ऑन करना, ऑफ करना, दैट्स इनफ वो। लेकिन वॉशिंग मशीन है तो उसमें टाइमर्स होते हैं, कितना वाटर लेवल रखना है। तो कई बार क्या होता है कि चूँकि उसमें जगह दिख रही है, खाली है वॉशिंग मशीन, तो खाली नहीं चले और n नंबर ऑफ क्लॉथ उसमें हम डाल दें और उसका जो वेट है वो
8 केजी की जगह 12 केजी 15 केजी हो जाए तो तो खराब वहाँ होना पर ही ये है। चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे जब हमारा इंजीनियर जाता है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है। राइट। हम टीवी में इस काम नहीं करवाते एक्सप्लेनेशन का, टीवी में तो जनरल फीचर्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब गीजर की अगर मैं बात करूं तो गीजर में भी हमको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अगर हम मैनुअल गीजर यूज कर रहे हैं, ऑटो कट उसमें नहीं है, तो हमें कितने समय तक उसको चलाना है, बाकी स्विच ऑफ करना लीटर है। के अकॉर्डिंग कितने लीटर का है राइट। तो बट जो आपका जो क्वेश्चन था ना, इसका एग्जैक्ट सिंगल लाइन आंसर नहीं हो सकता। Correct. मतलब कुछ प्रोडक्ट में यूजर का भी फॉल्ट हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट में कंपनी लेवल से भी होता है। सर जैसे अभी आपने बताया कि कुछ वारंटीज़ देते हैं, देन एक्सचेंज भी हो जाता है, तो सर इसमें कुछ आपको लॉस होता है या उसको रिफर्बिश हो जाता है कुछ? देखो, रिफर्बिश कोई भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट आया और एक तो होता है सर्विस, आपको हमने सर्विस दे दी, प्रोडक्ट सही कर दिया, आपने उसको यूज करना चालू कर दिया। बट कुछ केसेस में डीओए बनता है। डीओए मीन्स कि आपको हम बदल के नया पीस देते हैं, वो प्रोडक्ट हम रख लेते हैं। तो भी हम उस केस में उस प्रोडक्ट को रिफर्बिश करके सेम नए के रूप में नहीं बेचते। प्रोडक्ट में अगर छोटे मोटे इश्यूज हैं, कभी स्पीकर के या कोई ऐसे इशू हैं जिनकी वजह से वो प्रोडक्ट में फेल्योर है, तो वहाँ पर उसको सही करके हम कस्टमर को यूज ये वो करते हैं। रिलायबल वर्ड को एग्जैक्टली डिफाइन करती है ये चीज़। ये देखो, बेसिकली जैसे मैं पैनल की एलईडी पैनल की बात करूं तो उसमें एक तो ओपन सोर्स होता है और दूसरा होता है उसका बोर्ड। अब अगर कोई फॉल्ट आता है तो जनरली बोर्ड में आता है। अब अगर मैं उस बोर्ड को रिपेयर करूं और उस बोर्ड को उसी में लगाऊं और उस टीवी को रीपैक करके नए कस्टमर को न्यू के रेट में सेल करूं, तो ये तो 100% चीटिंग हुई। गलत बात है, राइट। तो हम रिफर्ब पे कोई भी काम नहीं करते, वहाँ पर बोर्ड रिप्लेस ही होगा। अगर मुझे नया करके उसको नया बेचना है तो वहाँ पे बोर्ड नया ही डलेगा और फिर बिकेगा। मतलब कस्टमर सेवी प्राइम पे फुली ट्रस्ट कर सकता है। मैं इस चीज़ में 100% अश्योरेंस देता हूँ कि कभी भी हम रिफर्ब में कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। दैट्स ग्रेट सर। सर अभी अभी आपने जैसे कहा कि वॉर सिनेरियोज चल रहे हैं, जैसे तो शॉर्टेज हो गई गैस की, डिमांड आ गई इंडक्शन की, तो उस केस में आपको किसी चीज़ में लॉस हुआ या आपको फ़ायदा ही हुआ? देखो, लॉस या फ़ायदे मैं कभी भी ना अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नहीं देखता, बट मैं हमेशा से रिलायबिलिटी पे बिलीव करता हूँ। रहा सवाल जो आपने किया कि हमें लॉस हुआ फ़ायदा हुआ, मैंने कभी भी एडिशनल फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करता। ये थोड़ा सा बिजनेस से हटके हो सकता है, आपको लग भी सकता है लोगों को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक है। अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जाएंगे तो हम डे बाय डे, आज इसकी शॉर्टेज है तो ये प्रोडक्ट लेके आ जाओ, कल के दिन चूल्हे की शॉर्टेज आ गई तो क्या मैं चूल्हा लेके आऊँगा? नहीं। मेरा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस के तहत जो जो हमारा पाइपलाइन बना हुआ है, हम केवल उसी प्रोडक्ट पे फॉलो अप करने वाले हैं, उसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। विदाउट मार्जिन तो हम कोई भी काम नहीं करते और ना करेंगे। ऑफ कोर्स प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस किया जाता है, लेकिन जो एक लिमिटेड मार्जिन के साथ हम जो रूटीन में काम करते हैं, हमें वैसे ही उसको आगे देखना चाहिए। सर एज ए यूज़र जैसे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हमें वारंटी मिलती है, बट वो कुछ पार्ट्स में एप्लीकेबल रहता है, कुछ पार्ट्स में एप्लीकेबल नहीं भी रहता है, तो फिर हमें ये लगता है कि वो वारंटी किस काम की है? देखो, ये इंटरेस्टिंग और लर्न करने जैसा क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, हर प्रोडक्ट में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पार्ट्स होगा, कई बार कंपनियां क्या करती हैं, हम लोग भी करते हैं, जैसे एलईडी टीवी में कई कंपनियों का होता है 1+1, मतलब वो 2 साल की वारंटी देंगे, बट 1+1 ईयर लिखा होगा उस पर। राइट। हाँ, तो 1+1 ईयर में कैसा होता है कि 1 साल तो वो कंप्लीट पार्ट्स को कवर करते हैं, नेक्स्ट ईयर में वो सर्विस चार्ज को केवल कवर करते हैं, पार्ट्स का आपसे पैसा लेंगे। जब हम कंप्लीट सर्विस की बात करेंगे तो उसमें भी आता है, मतलब अगर आप खरीदने जाएंगे तो 1+5 ईयर लिखा होगा। टोटल 5 ईयर की वारंटी है, बट 1+5 लिखते हैं। तो जो 1 ईयर है वो कंप्लीट वॉशिंग मशीन पर है, लेकिन जो रिमेनिंग के 4 ईयर हैं वो केवल
बॉस मोटर पर होते हैं। ओके। इसके पीछे कंपनियों के लॉजिक अलग हैं और कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू आप अलग है। जैसे आपने बोला कि आधे पार्ट्स पे नहीं मिलना था तो काहे ही हुआ, ना ही होती right. सर्विस या वारंटी ना ही होती, तो सबसे पहले कस्टमर को एजुकेट होना पड़ेगा कि वारंटी है कि गारंटी है, फ्लैट है या 1+1 में है। तो मैं LED टीवी 2 ईयर वारंटी के साथ देता हूँ। ओके। 2 ईयर वारंटी के पीछे कोई भी टर्म्स कंडीशन नहीं है या 1+1 नहीं है। ओके। मुझे लगता है कि इसमें हम किसी कंपनी को या किसी उसको दोषी नहीं बोल सकते। सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। हमें समझना है कि किस कंपनी का प्रोडक्ट किस टैगलाइन के साथ है। अगर आपने 2 ईयर फ्लैट लिख रखा है, दैट मीन्स वो कंप्लीट 2 ईयर 2 है। इयर्स के लिए। जैसे मैं आज एवी प्राइम की बात कर रहा हूँ, हम LED पे 2 ईयर लिखते हैं और 2 ईयर कंप्लीट ही देते हैं। वहाँ पर आपके साथ ये चीटिंग नहीं होगी कि आपके पार्ट्स कुछ पार्ट्स पे एप्लीकेबल है, कुछ पार्ट्स पे नहीं है। सर ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रॉम योर साइड कि एवी प्राइम ऐसा प्रोवाइड कर रहा है। राइट। सर कहते हैं कि सेल्स से पहला प्रोडक्ट बिकता है और सर्विस से सेकंड प्रोडक्ट बिकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ फर्स्ट के बाद जो भी प्रोडक्ट बिकता है वो केवल और केवल सर्विस से ही बिकता है। और हम लोगों ने सर्विस का एक डिफरेंट मॉड्यूल ही बनाया है। रीज़न मुझे ये मालूम है, जब मैं इन द टाइम ऑफ ड्यूरेशन जब मैं सेल्स में था तो कई सारे ऐसे चैलेंजेस आते थे। कस्टमर ने आज ही प्रोडक्ट ख़रीदा है और शाम को ही उसको सर्विस की कॉल लॉग उसने की, और वो 3-3 दिन तक 4-4 दिन तक कोई भी इंजीनियर वहाँ पर विजिट नहीं करता था। और कई बार तो अलग टाइप की लैंग्वेज हमने कस्टमर के मुंह से सुनी। और सर्विस से ही ट्रस्ट बिल्डअप एज ए सेल्स हेड या एज ए सीनियर लीडर वो चीज़ हम तक भी आती थी। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए एवी प्राइम में हमने सबसे पहले जिस दिन हमने प्रोडक्ट की नींव रखी थी उसी समय से ही हमने पैन इंडिया सर्विस पार्टनर बनाया। ओके। रीज़न ये था, कई लोग सोचते हैं कि मैं तो अभी मध्य प्रदेश में बेच रहा हूँ, राजस्थान में बेच रहा हूँ, यूपी में बेच रहा हूँ, मैं साउथ में प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे क्यों पे करूँ। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आज एवी प्राइम के एसोसिएट्स 2000+ सर्विस सेंटर पैन इंडिया है। दैट्स ग्रेट सर। रीज़न ये है कि वो पेन, जब मैं सेल्स में था वो पेन मैंने देखा है कस्टमर्स का कि जहाँ पर सुबह प्रोडक्ट ख़रीदा और शाम को ही कोई कॉल आ गई और उसका सॉल्यूशन 7-7 दिन 8-8 दिन तक नहीं होता। और ये मैं MNCs की बात कर रहा हूँ, MNC ब्रांड की बात कर रहा हूँ। फिर हमने एवी प्राइम फाइटर्स नाम से एक सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट पर, जहाँ अभी तो हमने पहला काम किया था पैन इंडिया, जहाँ पे हमारा प्रेजेंस हो गया, सभी जगह मेरे सर्विस चैनल है। दूसरा काम मैंने किया कि जहाँ पर मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ जहाँ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल हैं वहाँ पर मेरे खुद के सर्विस इंजीनियर जो हमने एसोसिएट्स टाई अप किए, तो उनका हमने नाम दिया एवी प्राइम फाइटर्स। एक हमने अपना नाम बहुत इंटरेस्टिंग है सर। टैगलाइन, यस, रीजन है वो फाइटर ही हैं। अभी मैं कूलर की बात करूं तो रात को 12 बजे किसी की मोटर ख़राब हो जाती है, वो 1 भी नहीं 12:05 पे कॉल लॉग करता है। और मेरा जो सर्विस का डिपार्टमेंट है वो 12:05 पे उस कॉल को उठाता भी है और कॉल लॉग भी करता है और इंस्ट्रक्ट भी कर देता है कंसर्न वहाँ के जो भी फाइटर्स हैं या फिर वहाँ के सर्विस सेंटर को। वो बटोबियस रात को नहीं जाते, सुबह जाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि रात को ही उनको मालूम चल गया कि यहाँ पर इशू क्रिएट हुआ है और मुझे अर्ली मॉर्निंग ये सॉल्व करना है, तो इंस्टेंट सर्विस मिल जाती है। यस। जब गर्मी पीक पर होती है तो 1 मिनट हम लोग भी नहीं रह सकते, तो मैं वहाँ पे अपने आप को कोरिलेट करता हूँ कि अगर किसी ने मेरा प्रोडक्ट बड़े ट्रस्ट के साथ ख़रीदा है तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति भी वैसी ही होगी जैसी मेरी होती है कि 1 मिनट के लिए जब मेरे रूम का AC बंद हो जाता है तो मुझे लगता है कि क्या करूं। ये सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा कि आप अपने कस्टमर को जो आप दे रहे हैं वो खुद उस जगह पे अपने आप को रख कर देखें तो आप बहुत मतलब बहुत अच्छे से आप वो चीज़ डिलीवर भी कर पाएंगे। देखो यही डिफरेंस है एक MNC में और एक लोकल ब्रांड में। मेक इन इंडिया में भी यही होता है कि हम कितना ईजीएस्ट वे में प्रोडक्ट को बनाएं, कितना इकोनॉमिक प्राइस में बनाएं और फिर
ये जो मेंटेलिटी आती है इंडियंस की कि हम कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच होता है कस्टमर से, कि जहाँ पे हमें सोचने को मजबूर करता है कि अगर हम रात को अगर मेरा कूलर बंद होता तो शायद मुझे रात में ही रिपेयरिंग की आवश्यकता होती, लेकिन चलो रात में नहीं हो सकता तो हमें अर्ली मॉर्निंग तो इसकी सॉल्यूशन चाहिए। तो सर्विस में हमने 2 इनोवेशन एक किए। मैक्सिमम कंपनियां केवल सर्विस सेंटर पर ही, लोकल सर्विस सेंटर पर डिपेंड होती हैं। हम लोगों ने अलग से फाइटर्स हायर किए और वहाँ से हम सर्विस नंबर भी सर बिग है सर्विस सेंटर्स का। राइट। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। जब मैं आपको लिख रहा हूँ कि पैन इंडिया होम सर्विस, तो वो चीज़ मुझे पहले दिन से ही रखनी थी और वो मैंने रखी। एक और इनोवेशन जो मैंने जॉब में रहते हुए ही सीखा था, इसमें स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट आती है और कई बार कंपनियां फेल हो जाती हैं स्पेयर पार्ट्स को टाइम पर डिलीवर करने में। वो थ्रेशोल्ड टाइम बेसिकली मैटर करता है। यस, इन ट्रांजिट टाइम काफ़ी होता है, जिसकी वजह से कस्टमर को जो सर्विस 2 दिन में मिलनी होती है वो 5-5 दिन 7-7 दिन तक डिले हो जाती है और वो पैनिक स्थिति होती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए भी हमने एक प्रोडक्ट स्पेयर पार्ट्स की एक किट डेवलप की। कि हमारे सारे सेगमेंट में मैक्सिमम जो पार्ट्स यूज होते हैं उसकी एक हमने किट बनाई और अपने एसोसिएट सर्विस सेंटर और एसोसिएट फाइटर्स को वो किट अलोकेट की। उसमें अगर सर्विस सेंटर कैपेबल नहीं होता है पे करने में तो हम डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट लेते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर परचेस कर ले, अपने पास रख ले, हमारा फाइटर आएगा, प्रोडक्ट उठाएगा, वहाँ पर सॉल्यूशन देगा और आपको ख़राब प्रोडक्ट वहाँ पर जमा करेगा। टैट होता है टर्न अराउंड टाइम कि हमें किसी भी सर्विस को कितने समय में ख़त्म करना है। तो मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरा टैट मैक्सिमम 72 आवर्स का है, जिसमें मैंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट 24 आवर्स में हमारे इंजीनियर का विजिट, जो भी कॉल हमारे पास आई है वहाँ पर विजिट हो जाना चाहिए, प्राइमरी कॉल हो जाना चाहिए, जिसमें हमें मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन के लिए हमें किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। अगर किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता है तो अगले 24 आवर्स में वो प्रोडक्ट पार्ट्स उस टेक्नीशियन के पास पहुंचेगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में वो सेकंड विजिट करेगा और उस पार्ट्स को फिट करके वहाँ पर सर्विस को क्लोज करेगा। अगर वह केस उसके जाने मात्र से या कुछ वायरिंग का इशू है या कुछ ऐसा इशू है जिसको हम वो इजीली सॉल्व कर सकता है, या कुछ कैरियन पार्ट्स उसके पास होते हैं जो वो कैरी करके जाता है तो वो लेके जाएगा, अगर उनसे काम चल जाता है तो विद इन 24 आवर्स में ही ये कॉल क्लोज हो जाती है। सर आपका इतना बड़ा बिजनेस है तो स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी लेवल पर मैन्युफैक्चर होते होंगे, उस इन्वेंट्री को आप कैसे मैनेज करते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो कई बार क्या होता है, ब्रांड्स ये इनोवेशन का दौर है तो हर दिन नए प्रोडक्ट लॉन्च होते जाते हैं। तो लोग बाग क्या करते हैं कि जो नया प्रोडक्ट है उसका तो स्पेयर पार्ट्स रेडी रखते हैं, बट कोई प्रोडक्ट 1 साल पहले बंद हो गया या 6 महीने, प्रॉब्लम अक्सर आती है कस्टमर्स को। तो 6 महीने में समझ गया था आपका इंटेंशन। तो 6 महीने पहले कोई प्रोडक्ट बंद हो गया, अब उसको वारंटी में तो 2 साल तक कवर करने का आपने ही एश्योरेंस दिया है। और मैं तो कहता हूँ वारंटी का तो एक पीरियड अलग है, वारंटी के बाद भी अगर कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो उसको स्पेयर मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने एक अपनी अलग ही एक परसेंटेज सेट करके रखा है। जब भी कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो सपोज़ हमने उसका मैन्युफैक्चरिंग करवाया 10,000 यूनिट, तो उसका एक परसेंटेज सेट है कि इतना परसेंटेज हमारा स्पेयर उसके साथ में ही आएगा। जब वो कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है, रनिंग प्रोडक्ट होता है, तो उस समय तो हम सारे स्पेयर की एक किट बनाकर अपने सारे सर्विस सेंटर्स को और फाइटर्स को अवेलेबल करा देते हैं। जी सर, अभी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, लाइक बिग ब्रांड्स आ गए हैं, तो वो कौन सा एक्स फैक्टर है जो एवी प्राइम के प्रोडक्ट्स को अलग खड़ा करता है? देखो, बिग ब्रांड्स आ गए हैं ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, बिग ब्रांड्स बन गए हैं, राइट। लेकिन मैं अपने आप को उनसे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता हूँ। कहीं भी अगर मैं आज एवी प्राइम की बात करूँ तो मैं ऐसे ब्रांड्स के नाम भी नहीं लेता। एक और चीज़ आती है, बड़े ब्रांड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काफ़ी बड़ा काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। तो
उस पर भी आज हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। हम सोशल मीडिया पे तो बहुत एग्रेसिवली हैं ही, ओके। इसके पैरेलली हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी अवेलेबल होते जा रहे हैं डे बाई डे। केवल और केवल वो जो हमसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बस वो बाहर के हैं, हम इंडियन हैं, इसके अलावा और कोई डिफरेंस बचेगा नहीं। प्रोडक्ट वही होगा, प्राइस इकोनॉमिक होगा, ब्रांडिंग वही होगी, हर लेवल पर होगी। मतलब हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में 360 डिग्री ब्रांडिंग मार्केटिंग होनी चाहिए। तो हम नाउ वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड 360 डिग्री ब्रांडिंग मार्केटिंग। और जो भी बड़े जायंट्स आप जिनकी भी बात कर रहे हो, ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग से ही बड़े जायंट्स बने हैं। मार्केटिंग तो इज मस्ट राइट नाउ। यस, तो ब्रांडिंग मार्केटिंग से ही ये बिग बने और उसी को हम ब्रांडिंग या मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ग्रेट। सर ऑनलाइन आप कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं? लाइक अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेस जो सबसे ज़्यादा सेल करने वाले प्लेटफॉर्म हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट, तो दोनों पे हमें अवेलेबल है। ओके। इनसे ज़्यादा सेल मैं अपनी खुद की वेबसाइट से भी करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जो आपने शुरुआत में क्वेश्चन किया था कि पहला प्रोडक्ट तो मार्केटिंग से सेल्स उससे बिक हाँ, जाता है, sales से लेकिन बिकता है। सेकंड प्रोडक्ट सर्विस से सर्विस से बिकता है। तो बिकता है। नाउ माउथ पब्लिसिटी जो मेरे प्रोडक्ट के को लेके हुई है, हो रही है, और हमें डे बाई डे जो कस्टमर का ट्रस्ट और सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वजह से हमारी वेबसाइट पर भी फुटफॉल काफ़ी आपकी ज़्यादा है। सर्विस स्ट्रेटजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। यस, वो मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। सर आप मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, ये देखकर बहुत गर्व होता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी यही विज़न है। इसके बारे में आपका क्या विज़न है? मेक इन इंडिया से आपको किस हद तक एडवांटेज मिलेगा? देखो, मेक इन इंडिया एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, कहना चाहिए किसी भी राष्ट्र की अगर देखें वैल्यू बढ़ेगी तो वो इन्हीं काइंड ऑफ प्रोजेक्ट के थ्रू बढ़ेगी कि हमारा एंटरप्रेनर, यहाँ का बिजनेसमैन कितना ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे बिजनेसमैन ग्रो करेगा, राष्ट्र की इकोनॉमी ग्रो करेगी। मेक इन इंडिया के तहत आज भी कई सारे ऑप्शंस हैं। मतलब चाहे वो जितनी भी यहाँ पर मीट्स होती हैं, ग्लोबल मीट्स होती हैं, उन सब में भी हम लोग जाते हैं। एमएसएमई के थ्रू हमारा रजिस्ट्रेशन भी है। ओके। तो कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने हमको ऑफ़र कर रखे हैं कि ये जो ड्रीम है, मतलब मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का, ये हम जैसे बिजनेसमैन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और हमें इसका 100% यूटिलाइज करना चाहिए। जितना मैक्सिमम हम अपने राष्ट्र की उन्नति में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमें इस प्रोजेक्ट के थ्रू करना ये चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड है। हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ अच्छी लगेगी देखकर। जी, सर इंडिया में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है और ग्लोबली जो मैन्युफैक्चर होती है, क्या उनमें क्वालिटी डिफरेंस आता है? कुछ मशीनरीज कह सकते हैं, जैसे अभी एक नया प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट ने लेके आने वाले हैं सेमीकंडक्टर का। ओके। तो जो एआई को सपोर्ट करने वाला जितना भी एक सेमीकंडक्टर हब बनने वाला है एक्चुअली हाँ। अहमदाबाद में। ये सब Moving- प्लानिंग ऑलरेडी, moving towards यस innovation. यस यस, प्लानिंग पूरी ऑलरेडी हो चुकी है। रहा सवाल क्वालिटी का, तो जैसे जैसे इन मशीनरी की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जहाँ पर हम मास प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, जहाँ पर हम छोटे से छोटे सेमीकंडक्टर या छोटी छोटी चिप्स को हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अगर हमने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। हम यहाँ पर वो क्वालिटी बना सकते हैं जो अदर कंट्रियों में बन रही है। हाँ, क्योंकि रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस इनोवेशन को मीट तो करना ही पड़ेगा। राइट, डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। राइट। सर आज बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही हैं, लेकिन आप हायरिंग की तरफ जा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड पार्ट। और डिपेंड करता है एक्चुअली, वी आर इन द स्टेज जहाँ पे हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, और ग्रोइंग स्टेज है तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी जैसे ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा न्यू है, तो मुझे कम से कम 250 से 300 लोग लगेंगे। और सर अभी हम फ्यूचर में ईवी प्राइम को ग्लोबल मार्केट में देख सकते हैं? 100%। हम जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये जो तैयारियां कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए ही है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ का मार्केट तो हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। 2029 2030
में हमने भी अपना एक टारगेट सेट किया है जो अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही है। हम 2029 या मैक्सिमम जाएंगे तो 2030 में अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे। ओके। और कोई भी आईपीओ विदाउट एक्सपोर्ट अभी तो संभव नहीं है, तो बट ओबियस हम फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारा ये प्रोडक्शन एक लेवल पे आ जाएगा उसके बाद से हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे और बाय 2030 वी विल गो विद द आईपीओ। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। ऑफ कोर्स इकोनॉमी दोनों के लिए ही है, जैसे जैसे कंपनी और बढ़ती है वैसे वैसे पूरा देश और देश राष्ट्र भी बढ़ता है। बढ़ेगा। Yes. सर एक क्वेश्चन आ रहा था माइंड में, अगर किसी के पास 50 करोड़ हो इन्वेस्ट करने के लिए और उसे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना हो, तो आप कौन से प्रोडक्ट में उसे इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी लास्ट जो दिल्ली में उस दिन हम लोग बिजनेस एक्सपो में थे, ये सेम क्वेश्चन उस दिन भी आया था। ओके। मेरा अभी आज की टेक्नोलॉजी को लेके एक ही मैं सभी यूथ को भी सभी को एक सजेशन देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस या गैजेट्स इंडस्ट्री अब एआई बेस्ड होती जा रही है। correct. आगे जो कुछ भी होने वाला है या जो कुछ भी इनोवेशन मार्केट में आएंगे वो रिलेटेड टू एआई होंगे। बिल्कुल। और एआई टोटली डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर पर। ओके। अभी जो हमारा अहमदाबाद प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें सेमीकंडक्टर के काफ़ी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रहे हैं, उसमें मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास 50 करोड़ या उसके ऊपर का इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ है तो मेरे को लगता है एआई बेस्ड या सेमीकंडक्टर बेस्ड कोई यूनिट पर जाना चाहिए और उसको ग्रो करना चाहिए। ये एडवाइस काफ़ियों के काम आ सकती है सर। थैंक यू सो मच। सर आपके नियर फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे पाइपलाइन में हैं जो हमारी बास्केट को फिल करेंगे कंप्लीटली, जिसमें एसी अबाउट टू लॉन्च है। जो हम एयर कंडीशन लॉन्च करेंगे हाँ, वो आपने बताया अगस्त था। में। उसी के साथ रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर, ओके। एक कूल सेगमेंट जो हमारा है, सेगमेंट। एबी प्राइम कूल के नाम से ही आएगा वो। ओके। तो एबी प्राइम कूल सेगमेंट हम अगस्त में लॉन्च करेंगे फॉर द न्यू अपकमिंग सीजन के लिए। और एक एक्सपोर्ट का जो विज़न है वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। सर ये सब सुनकर ऐसे लग रहा है एबी प्राइम अभी और भी नए मुकाम हासिल करने की जर्नी पर है। यस। सर आज हमारे साथ आपकी पूरी जर्नी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। थैंक यू वेरी मच जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हम आज एक दूसरे के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर सके। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों अगर आपने आज की इस कन्वर्सेशन से कुछ लर्निंग ली है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ ही फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करती हैं। तो बने रहिए चलो ऑनलाइन, चलो टॉक्स के साथ।